वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर थर्ड करने वाले हैं लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर किए हैं लोग। पहला था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, यानी बेसिकली जितने भी उस समय कांग्रेस जो आज़ादी के कारण उसको जो भी बेनिफिट मिले थे, और उसके बाद वो नेक्स्ट 3 इलेक्शन में कैसे डोमिनेट करती है इंडियन पॉलिटिक्स को, उसके बारे में, और उसके बाद कैसे अपोजिशन भी उभर कर आता है, या फिर जो भी उस समय अपोजिशन की पार्टी होती है जैसे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी, ये लोग कैसे ये कैसे एक अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं ताकि कांग्रेस क्या करे, अपने पावर का मिसयूज ना कर ले। इसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे लोग। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग कि हम लोग जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हम लोग देश को डेवलप करने के लिए कौन से प्लान को चूज़ करते हैं लोग, कैसे हम लोग अपने देश को डेवलप करने का कौन सा इनिशिएटिव लेते हैं लोग, किस वे में करते हैं लोग, इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो in the last two chapters we have studied how the leaders of independent India respond to the challenges of nation building and establishing democracy. Let us now turn to the third challenge, that of economic development to ensure well-being of all. वहीं बता रखा है कि लास्ट दो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और डेमोक्रेसी कैसे हम लोग इस्टेब्लिश कर सके उसके बारे में। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं लोग इस चैप्टर में, यहाँ पे हम लोग कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे जो सोसाइटी में सभी लोग हैं उनका क्या हो पाए, वेलबींग हो पाए, यानी सभी का भला हो पाए। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। एज इन द केस ऑफ द फर्स्ट टू चैलेंजेस आवर लीडर चूज अ पाथ दैट वाज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। In this case, their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring. अब देखो, जो हमारे जो लीडर थे वो जो पहले दो चैलेंज जो वो लोग फेस कर रखे थे, यानी चैप्टर 1 और 2 में हम लोग पढ़े हैं, उसके लिए वो लोग अलग सा रास्ता लेते हैं लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं लोग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं लोग, और हम लोग डेमोक्रेसी लेते हैं लोग उसी टाइम पे। वेयर एज वर्ल्ड में जितने भी कंट्री कॉलोनाइज थे उनको जो आज़ादी मिलता है वो क्या करेंगे लोग, उनको लगेगा कि अगर हम लोग ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे स्टेट को, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे करने से क्या होगा, मतलब हमारा जो कंट्री, मतलब जो देश आज़ाद हो रखा है वो क्या होगा आगे चल के, और उसमें बंटवारा हो पाएगा, ये ऐसा डर रहता है। पर हमारे लीडर अलग पार्ट चूज़ करते हैं। तो इसी तरह इसमें बता रखा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे लोग, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका था वो हमारे लिए, हमारे लीडर्स के लिए उस टाइम पे और क्या होगा, और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो हम लोग पिछले दो चैप्टर में पढ़े हैं लोग। In this chapter, we study the story of political choice involved in some of the key question of economic development. अब देखो इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉलिटिकल जो चॉइस किया गया था लीडर्स के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो यहाँ पे नीचे बता रखा है कि क्या क्या था। पहला क्या है, व्हाट वर द की चॉइस एंड डिबेट्स अबाउट द डेवलपमेंट, मतलब लीडर जो भी डेवलपमेंट करने वाले थे, जो भी पॉलिसी चुनने वाले थे उसके अराउंड उनका क्या क्या अलग अलग उनके पास ऑप्शन था, या फिर वो लोग उस पर बात जो किए थे एक दूसरे से वो। फिर दूसरा क्या है, विच स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड बाई आवर लीडर इन द फर्स्ट 2 डेकेड्स एंड वाई। फिर बता रखा है कि अब उनमें से कौन कौन से स्ट्रेटजी जो तरीका हमारे लीडर को चूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमको जानने को मिलेगा। फिर तीसरा क्या है, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अब मान लो लीडर जो पहले दो डेकेड में उसको चूज़ कर लेंगे तो उस पॉलिसी में क्या क्या होगा, चैलेंजेस होगा और लिमिटेशन होगा, यानी क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी और उसका क्या क्या घाटा होगा, इसका भी आंसर हमको मिलेगा। फिर लास्ट क्या है, वाई वॉज दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अबॉन्डेड इन लेटर ईयर्स। फिर ये बताया गया कि आगे चलकर जो लीडर्स हमारे इस स्ट्रेटजी को जो चूज़ करते हैं आगे चलकर इसको क्यों रोक दिया जाता है। अब देखो ये है, अब यहाँ से हम लोग क्या बनेंगे लोग आगे। फाइनली हमारा चैप्टर 3 शुरू होगा, इसका क्या नाम है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, चैप्टर 3। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेज, उड़ीसा विच has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country is being seen as an important investment destination. The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed a memorandum of understanding MOU with both international and domestic steel market. अब देखो जैसे ही उस समय ग्लोबल जो मार्केट है उसमें किस चीज़ का डिमांड बढ़ता है, स्टील का। तो स्टील का डिमांड बढ़ता है तो उड़ीसा में हम लोग क्या पाते हैं, आयरन ओर का भंडार पाते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल किए ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उड़ीसा की, आगे चलकर जो जितने भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक फर्म है या फिर जो भी
मतलब इंटरेस्टेड है कंपनी हो गए, उनके साथ क्या करेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर मान लो हमको किसी के साथ कोई चीज़ करना है तो हम लोग क्या साइन करते हैं लोग, अगर गवर्नमेंट को किसी के साथ किसी कुछ पार्टनरशिप करना है, किसी को टेंडर देना है तो क्या साइन होता है, एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एमओयू का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखने वाला है। फिर आगे क्या है, द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी जब एमओयू साइन करेगी गवर्नमेंट उन इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कंपनीज के साथ, तो वो उनको क्या लगेगा कि इसे साइन करने से क्या होगा, हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा स्टेट में, कैपिटल फ्लो आएगा। तो कैपिटल फ्लो क्या आएगा, तो हमारा ऐसे डेवलपमेंट होगा। फिर the iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district of the state. The tribal population fears that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood. अब देखो, जो आयरन ओर या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, जो अंडर डेवलप एरिया है या फिर जहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में। तो इससे जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको किस चीज़ का फियर रहता है कि अगर मान लो अगर वो जो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल जो भी कंपनी है अगर वो आ जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, उनको वो एरिया छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, अगर मान लो वहाँ पे माइनिंग होगा तो फिर वो एरिया इनके लिए इनहेबिटेंट रह नहीं पाएगा और उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये उनके लिए अच्छा नहीं है, जिस कारण से वो लोग, उनके अंदर क्या हो जाएगा, डर आ जाता है। The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. The central government feels that if industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investment in द कंट्री। अब देखो, साथ ही में ट्राइबल लोगों का फियर क्या है कि हमको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, और साथ में जो उस समय इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको क्या डर रहता है कि माइनिंग होगा तो माइनिंग से क्या हो जाएगा, जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेंट हो जाएगा, यानी वातावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और फिर गवर्नमेंट को क्या लगता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं लाएंगे, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या होगा, ये एक बैड एग्जाम्पल सेट होगा और देश में जो भी इन्वेस्टमेंट आने वाले होंगे मतलब उनके लिए एक गलत एग्जाम्पल रहेगा और उससे क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना कोई भी फर्म या कंपनी नहीं चाहेगी। अब देखो, कैन यू आइडेंटिफाई द various interests involved in this case? What are their key points of conflict? Do you think there are any common points on which everyone can agree? Can this issue be resolved in a way which satisfy all the various interests? As you ask this question, you would find yourself facing yet bigger questions. What kind of development does Odisha need? Indeed, whose need can be called for Odisha need? अब देखो यहाँ बता रखा है, वहीं जो ऑथर है, मतलब जो एनसी बुक लिखा गया है उसमें क्या मतलब हम लोग को बताया जा रहा है, मतलब कि क्या हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किन किन लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो एक तो क्या हो गया कि इसका ट्राइबल लोग हो गए और एक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके, क्योंकि कंसर्न इन दोनों को ही ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो उनका क्यों इस चीज़ से जो यहाँ पे आयरन ओर का इंडस्ट्री आने से दिक्कत है, तो एक को डर है क्या कि मेरा घर जा सकता है, हमको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। दूसरे को क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरी वन कैन एग्री। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों में क्या कोई मतलब सब मिला के, गवर्नमेंट हो गई, इन्वायरमेंटिस्ट है या फिर ट्राइबल पीपल हैं, उनमें कोई एक कॉमन पॉइंट है जिस पे एग्री हो सकते हैं। तो अभी तक उसका हमको आंसर नहीं मिला है। फिर आगे क्या है, आस्क हाँ, डू यू थिंक कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका निकलेगा जिस कारण से हम लोग इनके कंसर्न को मतलब दूर कर पाएँ। तो आगे चल के ऐसा शायद हो सके, अगर होता भी है क्योंकि मान लो ये तो तब का बात हो रहा है, अभी तो बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होता ही होगा सबके बीच में, कुछ एक मिडल वे निकाल लिया जाता होगा। Ask you as you ask this question, you would find yourself facing yet bigger question. What kind of development does Odisha need? Indeed, whose need can be called for Odisha need? फिर यहीं पे वही बोला जा रहा है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन का तुम आंसर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन दिख तुम्हारे सामने।
ठीक हो जा भाई। हाँ, अब देखो यहाँ से वहीं उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा में एक पॉस्को का प्लांट लगाया जाता है, एक इंडस्ट्री होती है, क्या है, पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज पॉस्को प्लांट, पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द कोरियन कंपनी ऑफिस हेयर ऑन थर्सडे। दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ द मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन कंपनी एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट ईयर अगो। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल पीपल है वो कहाँ पे, जो कोरियन कंपनी है उसके जो ऑफिस है उसके सामने क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों, वो जो पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं पे जो कंपनी, जो प्लांट लगाने वाली कंपनी है वो कहाँ की है, वो कोरिया की है। तो यही इसके बारे में बताया गया क्या है, मोर देन 100 मैन एंड वुमेन फ्रॉम द ग्राम पंचायत ऑफ दिनकिया नौगांव एंड गड़कुंजा ट्राई टू एंटर द ऑफिस प्रेमिस बट द पुलिस प्रिवेंटेड देम। अब देखो 100 से ज़्यादा जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, ग्राम पंचायत के ये 3 जगह पे जाके वहाँ पे एंट्री करना चाह रही हैं, जहाँ पे कोरियन कंपनी का क्या है, ऑफिस है उनका, उसके अंदर घुसना चाह रही है। पर क्या होता है, पुलिस वाले क्या उनको रोक देते हैं और लोग स्लोगन लगाता है क्या, द प्रोटेस्टर सेड दैट द कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू सेट अप इट्स प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लिवलीहुड। यानी ट्राइबल लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी नहीं लगाना देना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर लगेगा तो इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ से, हम ये एरिया हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। द डेमोन्स्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई राष्ट्रीय युवा संगठन एंड द नव निर्माण समिति। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल contestation. This question cannot be answered by an expert. Decision of this kind involve weighing and the interest of one social group against another, present generation against future generation. अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन उठाया गया था हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक एक्सपर्ट के द्वारा हम लोग ये आंसर ये नहीं दिया, मतलब वो लोग नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हम लोग आंसर करने जाएंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा अगर माइनिंग है तो अगर आज के प्रेजेंट फ्यूचर का नीड है तो फिर ये भी तो देखा जाएगा जो आने वाले हैं फ्यूचर में उनके लिए भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर जैसे बिहार का एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे तुमको अभी भी जो हैंडपम्प से पानी आता है, यानी ग्राउंड वाटर वहाँ पे है, उसके अंदर से पानी आता है, लोग उसी पानी का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए या फिर जो भी चीज़ के लिए। तो अगर मान लो उसका एक्सेसिव यूज़ वहाँ पे लोग वेस्ट करेगा, जो लोग करता है, तो आखिर में पानी तो एक दिन वहाँ पे भी खत्म होना है, तो फिर आने वाले जनरेशन के लिए वो घाटा नहीं है उनके। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको ये भी देखना होगा कि किसी भी चीज़ का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको एक्सप्लॉइट ना करें इतने अमाउंट में कि जो आने वाली फ्यूचर है उनके पे क्या पड़ जाए, उनके लिए हानिकारक हो जाए, मतलब उनके लिए कुछ बचे ही ना। In a democracy, such major decisions should be taken or at least approved by the people themselves. It is important to take advice from expert on mining, from environmentalist and from economics. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसे चीज़ों पे हमको किससे एडवाइस लेना चाहिए। पहले तो लोग हैं उनसे कंसेंसस करके, उसके बाद क्या है डेमोक्रेसी में, उसके बाद है तुमको जो एक्सपर्ट होते हैं माइनिंग के उनसे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनसे, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, यानी अगर जो मतलब इकोनॉमिस्ट कौन क्या है, देश के जो इकोनॉमी का जो कंडीशन है उसके बारे में ट्रेजेक्ट्री सब कौन प्रोजेक्ट करता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो करते हैं, तो उनसे लेना चाहिए। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाई पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। फिर भी जो आखिरी डिसीजन किसको लेना है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो एमएलए एमपी हो गए, जो जिनको चूज कौन करता है, लोग करते हैं, जो पीपल करते हैं। तो जो पीपल का क्या नाम रहेगा, वो क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे जैसे एमएलए एमपी को, और वो लोग क्या करेगा आगे जाके डिसीजन लेगा। After independence, our country had to make a series of major decisions like this. Each of these decisions could not be made independent of other decision. All these decisions were bound together by a shared vision और model economic development. अब देखो आज़ादी के बाद से हमारे देश में ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने थे, और जितने भी डिसीजन थे वो क्या थे, एक दूसरे पे, मतलब कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर मान लो एक डिसीजन लेना है तो दूसरा डिसीजन पे भी उसका प्रभाव पड़ना था। तो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबको क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या यहाँ पे किया जा रहा है, ऑल दिस डिसीजन वर बाउंड बाई टुगेदर बाई अ शेयर विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब सबको मिलके एक मतलब बीच का रास्ता निकाल कर हमको चूज करना है, जो भी हम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आइडिया को, या फिर क्या करना है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है उससे। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड
that the development of India should be both economic growth and social and economic justice। अब देखो जितने भी उस समय के लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, सब मानते हैं कि जो इंडिया का डेवलपमेंट का वे होगा वो क्या होगा, एक तो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है यानी कंट्री का जीडीपी बढ़े, लोगों के पास पैसा जाए, ये भी उसके साथ क्या है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस करना है, यानी जो लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं यानी जो जो नीचे हैं सोसाइटी में, जो गरीब हैं, उनको क्या करना है, उनको भी उनको ऊपर उठाना है, लोगों को गरीबी लाइन मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा के लेकर आना है, और साथ में क्या देना है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको मतलब जो उनको पैसा भी देना है, और साथ में सोशल जस्टिस करना है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmer themselves and that the government should play a key role in this। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या बोला गया है कि ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग को किस पे नहीं छोड़ना है, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या फिर फार्मर। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने ही फायदा का चीज़ सोचेगा, तो फिर अगर ये लोग अपने फायदा का चीज़ सोचेगा तो जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं उनको कभी बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। There was disagreement however on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice। अब देखो तो क्या बोला गया, इसलिए उन तीनों को नहीं करना है, डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। पर यहाँ पे आगे चल के क्या बोला जाएगा कि गवर्नमेंट में यहाँ पे अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि गवर्नमेंट इसमें किस टाइप का रोल लेगी, क्या गवर्नमेंट पूरा ही डिसीजन लेगी या फिर गवर्नमेंट का थोड़ा सा से रहेगा या फिर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स देगी, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने क्या थे, क्वेश्चंस थे। Was it necessary to have a centralized institution to play the entire country? वहीं बोला जा रहा है कि क्या एक मेन गवर्नमेंट ही होगी जो सब कुछ मेन डिसीजन लेगी। फिर आगे क्या है, Should the government itself run some of the key industry and business? फिर आगे बोला जा रहा है कि क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्री हो गया, जैसे मान लो माइनिंग ये सब का इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद जो स्पेस सेक्टर हो गया, ये सब मतलब कि स्पेस सेक्टर तो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब जो इंडस्ट्री का ही जो सेक्टर हो गया वो क्या गवर्नमेंट को ही मतलब पूरा उसमें रोल लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। How much importance was to be attached to the need of justice if it is differed from the requirements of economic growth? फिर आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि कितना यहाँ पे जरूरी मतलब इम्पोर्टेंस जरूरी है किसके लिए, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है तो। और Each of these question involve contention which has continued ever since। तो ये सब क्वेश्चन क्या थे, मतलब मतलब इवॉल्व किए और उनका एक दूसरे के साथ क्या था, हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंशन था, जिस कारण से आगे मतलब हमको वो पॉलिटिकल लीडर को उस समय दिक्कत होगा। ईच ऑफ दिस डिसीजन हैड अ पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस यानी कोई ना कोई जनता पे प्रभाव पड़ेगा ही। तो अगर जनता पे प्रभाव पड़ेगा तो डायरेक्ट मतलब पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। क्यों? अगर किसी भी चीज़ से अगर जनता खुश नहीं है तो उसका वो लोग जवाब नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हरवा के दे सकते हैं। Most of this issue involve political judgment and require consultation among political parties and approval of the public। और ये जो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें क्या करना था, पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों से पूछना था, अप्रूवल लेना था और आपस में उनको क्या करना था, एक मत बनाना था। दिस इज वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसीलिए हम क्या जरूरी है कि हम लोग इंडिया में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसको हमारे पढ़ने का हमारे लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है, एक यहाँ पे आइडियोलॉजी है, लेफ्ट व्हाट इज लेफ्ट व्हाट इज राइट। अब देखो जो बोला जाता है कि एक पार्टी लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग है या फिर कोई सेंटर है, तो देखो दो चीज़ हो गया इधर, देखो एक राइट है एक लेफ्ट है और एक बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे लोग, सेंटर। अभी के टाइम पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी को जैसे माना जाता है वो सेंटर टू राइट, कांग्रेस को माना जाता है सेंटर टू लेफ्ट, और जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हो गए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है वो लेफ्ट पार्टी है, उनका आइडियोलॉजी अलग है, वो समझ जाओगी तुम। और पूरा राइट विंग का कोई तो पार्टी अभी है नहीं, जो ओवैसी का पार्टी है वो भी सेंटर टू राइट ही है। और देखो यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है, इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस रेफरेंस टू द पार्टीज एंड ग्रुप विथ अ लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी और लीनिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे लोग, तो वहाँ पे हम लोग क्या हमेशा दो चीज़ सुनने को मिलेगा, एक क्या, एक लेफ्ट पार्टी और एक क्या है, राइट पार्टी। तो ये क्या है, आइडियोलॉजी यानी एक विचारधारा है, सोचने का वे है। दिस टर्म्स कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप और पार्टीज रिगार्डिंग सोशल चेंज एंड द रोल ऑफ द स्टेट इन इफेक्टिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये जो दोनों है, लेफ्ट या राइट है, इनका अपना अपना तरीका है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट जो किसी भी रीजन में अगर कोई सोशल चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कैसे अपना रोल निभाएगी, इनका अपना अपना अलग अलग वे है।
लेफ्ट ऑप्शन रिफर्स दोज हु आर इन फेवर ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी एंड प्रेफर्स स्टेट रेगुलेशन ओवर फ्री कंपटीशन। अब देखो लेफ्ट का आइडियोलॉजी क्या है कि सब कुछ कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी देश में जितने भी इंडस्ट्री हैं, कोई भी चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी जो भी मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग देखते हैं वो कुछ नहीं होना, सब कुछ किसके अंडर में रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे लेफ्ट का मेन एग्जांपल यूएसएसआर है, यानी प्रेजेंट डे रसिया। वहाँ पे पूरा यूएसएसआर ही था जहाँ पे पूरा स्टेट कंट्रोल था। फिर आगे चल के चाइना भी क्या किया, उसका भी आइडियोलॉजी सेम है, पर आगे चल के अब चाइना नाम का लेफ्ट रह चुका है, चाइना भी पूरा राइट है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने पूरे इंडस्ट्री सेक्टर को अच्छे से मतलब खोल चुका है। यानी वो राइट विंग की तरफ, मतलब उसका इकोनॉमी राइट विंग का हो गया है, पर उसका अभी भी जो सोशल कैरेक्टर है वो अभी भी लेफ्ट विंग का है। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, तो लेफ्ट विंग वाले कौन हो गए, जो जिनका कहना है कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए देश के सभी रिसोर्सेज पे। यानी देश का कुछ भी है उस पर किसका कंट्रोल होगा, स्टेट का। यानी अगर मान लो एक कोई भी कंपनी है देश में या फिर कोई भी चीज़ है, उसको कौन कंट्रोल करेगी, स्टेट करेगी। ये लेफ्ट विंग का कहना है। और वहां पे देखो क्या, यहाँ पे लेफ्ट विंग और क्या है कि स्टेट रेगुलेशन होगा फ्री कंपटीशन के ऊपर। देखो फ्री कंपटीशन क्या होता है, यहाँ पे दो जैसे मान लो कोई अलग अलग एंटिटीज है, वो किसी चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं कि 11 को बेच रहा है। क्यों? क्योंकि कोई एक रुपया कम करके बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कंपटीशन है दूसरे वाले प्राइवेट एंटिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बना हुआ है। पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे लेफ्ट विंग का ये रहता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ किसके हाथ में रहेगा, स्टेट यानी गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट यानी गवर्नमेंट। The right refers to those who believe that the free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy। अब देखो राइट विंग का क्या कहना है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से इकोनॉमी, और जो तुम्हारा कंपटीशन क्या होना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस में स्टेट कंट्रोल कोई भी चीज़ नहीं है। 1991 के बाद भी जब यहाँ का इकोनॉमी खुलता है तो इंडिया भी राइट के तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंडिया पहले ज़्यादातर मिक्स इकोनॉमी था, यानी लेफ्ट और राइट दोनों मिला हुआ। फिर आगे चल के इंडिया बहुत सारा चीज़ इंडिया का क्या होता है, स्टेट कंट्रोल में आ जाता है, जिससे हमारा सिचुएशन वर्स हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाती है, जिस कारण से आगे 1991 में हम लोग अपनी इकोनॉमी को खोल देते हैं। तो उसी को बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अभी इंडिया भी मतलब राइट विंग की तरफ है। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है। यहाँ पे मान लो जो तुम्हारा माइनिंग का है, कोई भी प्राइवेट फर्म है वो या फिर कंपनी है, वो क्या करेगी, वहाँ पे बिड करेगी, और जो जीतेगी वो करके आगे क्या करेंगे, वहाँ पे माइनिंग या फिर कुछ भी करेंगे। समझ आ गया क्या है लेफ्ट और राइट? तो इसका इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, इसलिए इसमें बताया गया है। अब देखो आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। वेरी ऑफ्टेन दिस कंटिजेंशन इन्वॉल्व द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। द एग्जांपल ऑफ उड़ीसा शो अस दैट इट इज नॉट इनफ टू से दैट एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट। अब देखो उड़ीसा के एग्जांपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं लोग, कि सबको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे इकोनॉमी ग्रोथ होगा। पर वो ट्राइबल लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे वो उनका घर वो सब मतलब छीना जा रहा है, उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा। Development would mean different things. For example, an industrialist who is planning to set up a steel plant to an urban consumer of steel and to Adivasi who lives in that region. Thus, any discussion on development is bound to generate contradiction, conflicts and debate. अब देखो अगर मान लो कोई बिजनेसमैन तुम्हारा कोई भी स्टील प्लांट अगर कहीं जाके खोलना चाहता है, तो स्टील प्लांट खुलेगा तो उससे हम लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि स्टील प्लांट खुलेगा तो वहाँ से जो भी स्टील आएंगे हम लोग क्या करेंगे, घर बनाने में या फिर जो भी काम होगा हमारा उसमें यूज़ रहेगा। लेकिन वो ट्राइबल के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अपना एरिया को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं होता है, सबका अपना अपना सोचने के तरीके से है। द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। वही बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन पे जो हमारा पहला डिकेड था इंडिपेंडेंस का, यानी जो 1950 से लेकर 1960 तक का पीरियड था, इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में मतलब डिबेट था कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। It was common then as it is even now for people who to refer to the West as the standard of measuring development. Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized country of the West. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी भी लोग डिबेट जो पहले एग्जिस्ट करता था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमको
किसके जैसा डेवलप होना चाहिए? वेस्ट, वेस्ट यानी जो यूरोप या फिर अमेरिका हो गया, उनके जैसा होना चाहिए। तो और वेस्ट का डेवलपमेंट मेजर करने का तरीका क्या है कि हमको उनके जैसा क्या होना पड़ेगा? मॉडर्न। और मॉडर्न मतलब क्या होना चाहिए हमको? जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, मतलब अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? अभी के हिसाब से जो डेवलपमेंट का मीन्स क्या हो गया है? जो वेस्ट है वो डेवलपमेंट हो गया, यानी जो यूरोप है और जो अमेरिका है वो वहीं क्या है? डेवलपमेंट के मॉडल है पूरे वर्ल्ड के लिए। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट। यही बोला जा रहा है कि क्या ऐसे ही एक आम आदमी या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं इसी तरीका से सोचते हैं डेवलपमेंट का, जो मैं तुम्हें अभी बताया। यानी डेवलपमेंट मतलब वेस्ट, वेस्ट यानी जो यूरोप या फिर अमेरिका हो गया, उनका डेवलपमेंट मॉडल ही हमारे लिए डेवलपमेंट का मॉडल वर्ल्ड के लिए। It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of traditional social structure and the rise of capitalism and liberalism। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लोगों को क्या लगता था कि जैसे वेस्ट डेवलप हुआ है अपने सभी सोशल हायरार्की को तोड़ के, वैसे ही क्या होगा, जो भी देश आगे चल के डेवलप होंगे वो भी इसी प्रोसेस से होंगे। तो वो कैसे हो रखा है? यानी उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, यानी जो उसका पुराना जो भी तरीका था, स्ट्रक्चर था, वो टूटेगा और आगे चल के हम लोग क्या होंगे? डेवलप होंगे जैसे वेस्ट हुए थे, यानी यूएस और यूरोप। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing and underdeveloped। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन सब तरीका से क्या है कि सभी पीपल को क्या है कि कौन से देश डेवलप है, कौन से देश डेवलपिंग है, कौन से देश अंडर डेवलप है, इसके बारे में लोग को ऑप्शन मिलता है, मतलब बात करने के। तो देखो जो डेवलप, हम लोग अभी डेवलपिंग के प्रोग्रेस में, मतलब, और जो अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द नेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, वो क्या है? अंडर डेवलप है। और जो यूरोप वाले हो गए या फिर जो यूएस हो गया, जापान हो गया, वो सब क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। On the eve of independence, India had before it two models of modern development: the liberal capitalist model, as in much of Europe and US, and the socialist model, as in the USSR। देखो सेम यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं क्या बोला कि यूएसएसआर में क्या है? लेफ्ट विंग है, यानी सब कंट्रोल किसके पास है? स्टेट के पास है। तो वही मॉडल बताया जा रहा है, मतलब जब देश आज़ाद होता है हमको, तो हमारे पास दो चीज़ हमारे सामने रहता है, या फिर हम कौन सा मॉडल चूज करें जो यूरोप और यूएस का है, यानी कैपिटलिस्ट, यानी फ्री कंपटीशन रहेगा, उसमें स्टेट का बिना मतलब का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या है? हम लोग यूएसएसआर की तरह क्या करें? सब कुछ को मतलब अपने अंडर में ले ले। You have already studied these two ideology and read about the Cold War between the two superpower. There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. This included not just the leader of Communist Party of India, but those also of the socialist and the leaders like Nehru within the Congress. There was very few supporter of American style capitalist development। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भारत में उस समय कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट के अलावा, देखो कम्युनिस्ट कभी भी यूएसएसआर यानी रसिया की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी वहीं से आया है, यूएसएसआर से आया है। तो यहाँ पे मान लो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी आया है वहीं से, तो वो तो हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे इंडिया में। पर उसके अलावा भी उस समय के जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे या फिर जो खुद हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, वो भी किसके मॉडल से प्रभावित थे? यूएसएसआर के। यानी क्या होना चाहिए? स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है? अमेरिका का जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का मॉडल था, उससे प्रभावित क्या थे? बहुत कम लोग थे, यानी उसके सपोर्ट में क्या थे? बहुत कम ही लोग थे। This reflected the broad consensus that had developed during the national movement. The nationalist leaders were clear that the economic concern of the government of the free India would have to be different from the narrowly defined commercial function of the colonial government। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो जितने भी फ्रीडम हमारे मतलब ये नेशनल मूवमेंट के जितने भी लीडर थे, उनके अंडर में एक मत बन गया था कि हमको क्या करना है कि हम जब देश हमारा आज़ाद होगा तो हमारे लिए जो तुम्हारा गवर्नमेंट का फंक्शन होगा, जो उस समय रूल कर रही थी ब्रिटिश, उससे हमारा क्या होगा? अलग होगा। मतलब वो जैसे कर रही है उससे हमारा अलग होगा। It was clear moreover that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen as a primarily as the responsibility of the government। अब देखो उसी समय जो लीडर थे वो क्या सोच लिए थे? किसी मतलब देखो तीन चीज़, एक क्या है तुम्हारा
जो सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका जो तुम्हारा काम रहेगा, गवर्नमेंट का। यानी मान लो किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, जो गरीब है, तो जिसके पास ज़्यादा उससे उसका लेके गरीब को देने का भी मतलब ये चीज़ उसी समय सोच लिया गया था। या फिर कोई गरीब है उसको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना है, तो गवर्नमेंट क्या सोची थी, इन लोगों के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट सबसे पहले काम करेगी। There were debates among them. For some, industrialization seemed to be the preferred path. For others, the development of agriculture and in particular एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। अब देखो, जब डेवलपमेंट का प्लान बनने वाला था तो उस समय जो कुछ थे वो उनका क्या क्या नाम था कि जो हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है वही हमारे लिए एक पाथ होना चाहिए जो कि बेटर है, और कुछ क्या चाह रहे थे कि हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और खासकर जो रूरल एरिया यानी गांव के एरिया में जो लोग गरीब है उनको क्या गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, ये डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दो लोग ऐसे ऐसे क्या है बटे हुए हैं। अब देखो यहीं पे आता है प्लानिंग। अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, कैसे करेगी। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेशन ऑन वन पॉइंट। देखो बहुत लोग मतलब जितने भी लीडर थे उनके बीच में बहुत सारा मतभेद था, पर फिर भी एक चीज पर उनका जो मत था वो सेम था। तो वो क्या है, दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स, दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन और अ प्लान फॉर डेवलपमेंट। देखो क्या बोला जा रहा है कि जो डेवलपमेंट कैसे करना है ये हमको किस पे नहीं छोड़ना है, प्राइवेट एक्टर पे, यानी जो प्राइवेट लोग हैं उन पे नहीं छोड़ना है। हमको एक डिजाइन तो कम से कम बना के देना ही है। अब वो भले स्टेट कंट्रोल करे उसको या फिर प्राइवेट लोग करे, लेकिन एक जो डेवलपमेंट का प्लान है वो कौन बनाएगा, वो गवर्नमेंट बनाएगी, यानी सरकार बनाएगी। ये प्लानिंग कमीशन है, इसके बारे में बता रहा हूँ, रुको ये खत्म करके। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 50s all over the world. The experience of Great Depression in Europe and the interwar reconstruction of Japan and Germany and the most of all of the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 30s and 40s contributed this consensus. अब देखो ऐसा क्यों उस समय के लीडर थे ऐसा क्यों सोचे, क्यों, क्योंकि यूरोप में उस समय ग्रेट डिप्रेशन आया था। कब आया था, 1940 में। ग्रेट डिप्रेशन में क्या था, मतलब ग्रेट डिप्रेशन में से 1928 में आया था, जहां तक मुझे याद है, 9th क्लास के बुक में दे रखा है। तो ग्रेट डिप्रेशन आया तो यूरोप उससे क्या कर पाया, रिकवर नहीं कर पाया। मतलब वहां का जो इकोनॉमी था नीचे गिरते जा रहा था, और वो जितने भी जो तुम्हारा वहाँ की इकॉनमी थे यूएस या फिर अमेरिका के, यूरोप या फिर अमेरिका के, वो क्या थे, वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी थे। और वेयर एज यहाँ पे यूएसएसआर में क्या है, तुम्हारा स्टेट कंट्रोल है। और सेम पीरियड पे क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। मतलब जहां पूरा यूरोप और बाकी देश क्या है, मतलब वो यूरोप नहीं ग्रो कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी गिरते जा रहा है, और वहां पे क्या है, कैपिटलिस्ट मॉडल है। अब वहीं जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है यानी यूएसएसआर है, यूएसएसआर में क्या है, तुम्हारा स्टेट कंट्रोल है, तो वहां पे वो क्या हो रहा है, वो ग्रो करते जा रहा है उसका इकोनॉमी। तो जो यहाँ के लीडर थे वो क्या सोच लिए थे कि नहीं, ये जो तरीका है ये काम आ रहा है ऐसे टाइम पे भी जहाँ पे जब पूरा यूरोप का इकोनॉमी गिर रहा है, पर फिर भी जो यूएसएसआर है उसका इकोनॉमी हमेशा मतलब ऊपर ही जा रहा है। ये यहाँ पे बताया गया। अब देखो यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन के बारे में बात किया गया है, ये बताया गया प्लानिंग कमीशन होता क्या है। डू यू रिकॉल एनी रेफरेंस टू द प्लानिंग कमीशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इन योर बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर? 11th का जो था उसमें बताया गया कि क्या तुमको कहीं भी ध्यान है जो प्लानिंग कमीशन के बारे में बुक में बात किया गया है? एक्चुअली देयर वाज नन फॉर द प्लानिंग कमीशन, इट वाज नॉट ऑफ द मेनी कमीशन एंड अदर बॉडी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये बोला जा रहा है नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ा होगा। क्यों उस बुक में? क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बने थे जैसे यूपीएससी हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। इसको एक एक्ट लाके पास किया जाएगा, आगे बता रहा है। The Planning Commission was set up in March 1950 by a simple resolution of the Government of India। यानी एक सिंपल रेजोल्यूशन से एक एक्ट लेकर आया जाएगा, उससे क्या होगा, प्लानिंग कमीशन का सेटअप होगा। कब होगा? इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, मार्च 1950 में। उसके बाद हाँ, इट हैज एन एडवाइजरी रोल एंड इट्स रिकमेंडेशन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस। अब देखो जो भी प्लानिंग कमीशन मान लो एक कुछ ग्रुप का पीपल है, वो क्या करेंगे, देश को कैसे ग्रो करना है वो सब बताएंगे, तो उनके बाद तभी माना जाएगा जब जो हमारी देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, मानेगी। मतलब उसके कैबिनेट से पास होगा तभी वो माना जाएगा। समझ आया प्लानिंग कमीशन क्या है? क्या? हाँ, द रिजोल्यूशन विच सेट अप द कमीशन डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स वर्क फॉलोइंग टर्म। अब देखो जो तुम्हारा प्लानिंग कमीशन है वो क्या क्या काम कर सकती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्या है,
The Constitution of India has guaranteed certain fundamental right to the citizen of India and enunciated certain directive principle of state policy, in particular that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice, social, economic and political shall direct its policy towards securing among the others. अब देखो जो हमारा देश का संविधान है उसमें लिखा गया है फंडामेंटल राइट भी लोगों को कुछ दिया गया और साथ में डीपीएस में भी लिखा गया है क्या कि जो सरकार है उसका क्या काम रहेगा, लोगों का वेलफेयर उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर उसको कैसे करना है लोगों का वेलफेयर, लोगों को क्या देना है, जस्टिस क्या और कैसा। अब देखो आगे क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, चार टाइप का है। क्या है, एक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल क्या है कि उनको जो भी उनको चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स ये सब ये उनको देना है। इकोनॉमिक किसी के पास पैसा नहीं है वो देना है। सोशल यानी सामाजिक उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये देखना है। और जो उनको जस्टिस चाहिए मतलब जो भी कोर्ट से या फिर कहीं से उनको ये दिलवाना है, ये काम था। तो जो प्लानिंग कमीशन है क्या करेगी, ये सब चीज़ को देखकर जो भी अपना रिकमेंडेशन है इन्हीं सब चीज़ को देखकर करेगी। वहीं आगे बताया गया है that the citizen man and women equally have the right to an adequate means of livelihood, यानी कि जो पुरुष है या फिर महिलाएं हैं उनको क्या होगा, बराबर का अधिकार होगा एक जिंदगी जीने का। that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as the best to subvert the common good and अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है कि देश के जितने भी रिसोर्सेस है, मटेरियल है, उसका क्या करना है हमको, उसका ये करना है कि उसका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऐसे बंटवारा करना है कि सभी लोगों को उसका फायदा पहुंचे या सिर्फ कुछ लोग को ना पहुंचे। that the operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment। अब देखो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा रिसोर्सेस है वो सिर्फ कुछ लोग के पास नहीं पहुंचना चाहिए, यानी जो अमीर है वो अमीर नहीं बनने चाहिए और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब नहीं होने चाहिए। जो भी रिसोर्सेस है वो क्या सबको बराबर मिलना चाहिए। अब वही बताया गया है आगे चलकर जो प्लानिंग कमीशन है 2015 में जब मोदी जी आते हैं क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन को हटाकर एक नया चीज़ फॉर्म करते हैं जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी आगे चलकर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग कब आता है तो इसका एग्जिस्टेंस कब है, 1 जनवरी 2025 COT के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन कब डिसबैंड हो गया था, मतलब 2015 में। वहाँ तब से क्या शुरू है, नीति आयोग। और नीति आयोग के जो हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखने वाला है। Thus the planning commission was not a sudden invention. In fact, it has been a very interesting history. We commonly assume that private investors such as industrialists and such big business entrepreneurs are adverse to the idea of planning. They seek an open economy without any state control inflow of capital. This was not what happened here. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले हम लोग क्या बताया, ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे अभी जस्ट कि जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था जिस कारण से क्या है तुम्हारा यूरोप का इकोनॉमी गिरते जा रहा है और यूएसएसआर जहाँ पे स्टेट कंट्रोल है वो ग्रोथ करते जा रहा है। तो वहीं पे बताया जा रहा है जो प्लानिंग कमीशन का आइडिया था वो कोई अचानक से नहीं था, जो हमारे लीडर थे बहुत पहले से सोच चुके थे। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं, अगर एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगा तो उसमें क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर को जो उनको राइट नहीं दिया जाएगा और जितने भी चीज़ें उनका मतलब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जो तुम्हारे स्टेट है उनके द्वारा। पर यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ के जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कुछ और चाहते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है they seek an open economy without any control of the flow of capital. That was not happened here. Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर मान लो स्टेट कंट्रोल रहेगा तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कोई इंडस्ट्री लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री किसके अंडर में रहेगा, गवर्नमेंट के। पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या 1944 में क्या किए हैं, ड्राफ्ट किए हैं और क्या बोले हैं यहाँ पे कि किधर गया, हाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी को एक ड्राफ्ट मतलब जो हमारा प्लान है इकोनॉमिक ग्रोथ का उसको क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए। कौन करेगा, ये स्टेट करेगा, ये खुद वो मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, एक अलग स्टोरी है। दिस वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान। अब इसी प्लान को क्या बोला जाएगा, जो 1944 में ड्राफ्ट किया जाएगा तो इसको बोलेंगे बॉम्बे प्लान। याद रखने वाला चीज़ है सीयूटी के लिए भी कि बॉम्बे प्लान क्या था और कब हुआ था, तो 1944। The Bombay Plan wanted the state to take major initiative in industrial and other economic investment. Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. अब देखो यहीं पे बताया जा रहा है
कि जो बॉम्बे प्लान है उसमें क्या था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि स्टेट कुछ मेजर इनिशिएटिव ले किसके लिए, जो तुम्हारा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना है और जो इंडस्ट्री लगाना है उसके लिए। तो यहाँ पे ये भी आगे बोला जा रहा है कि जितने भी आइडियोलॉजी के लोग थे, या फिर राइट विंग के थे या फिर लेफ्ट विंग के थे, दोनों का क्या कहना था कि देश की आज़ादी के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि हमारे देश को कैसे डेवलप करना है। Soon after India became independent, the planning commission came into force। जैसे ही देश आज़ाद होता है उसके बाद प्लानिंग कमीशन फोर्स में आता है। कब आएगा? 1950 में। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इस चेयरमैन, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखने वाला है। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी वुड इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इस डेवलपमेंट। तो यही आगे बताया जा रहा है कि हमारे लिए सबसे एक महत्वपूर्ण और सेंट्रल मशीनरी बन गया था किस चीज़ के लिए, हम लोग कौन सा तरीका और रास्ता चुनने वाले हैं लोग, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। अब देखो क्या है, द अर्ली इनिशिएटिव, जो पहले हम लोग लिए थे वो। तो यहाँ पे एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर अ 5-year plan। The idea was very simple. The government of India prepares a document that has planned for all its income and expenditure for the next 5 years। देखो जैसे यूएसएसआर में था सेम सिस्टम हम लोग क्या करेंगे लोग यहाँ पे अपनाएंगे लोग। एक प्लानिंग कमीशन होगा जिसका टेन्योर कितना रहेगा? 5 साल के लिए। उसमें क्या लिखा रहेगा कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है कहाँ कहाँ जाने वाला है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा कमाएगी सब उसमें लिखा रहेगा। और और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कब? आने वाले 5 साल के लिए। तो ये इसमें यही चीज़ है हमारा प्लानिंग कमीशन। अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड द ऑल स्टेट government is divided into 2 parts: non-planned budget that is spent on routine item on a yearly basis and planned budget that is spent a 5-year basis as per the priorities fixed by the plan। अब देखो इसी से क्या होता है हमारा दो जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है बजट में 2 टाइप की चीज लेकर आएगी, एक नॉन प्लान बजट और एक क्या है? प्लान बजट। प्लान बजट में क्या रहेगा कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो प्लानिंग कमीशन में 5 साल के लिए जो मेन चीज फोकस किया गया उस पर पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है वो रहेगा। और जो नॉन प्लान बजट है उस पर क्या रहेगा, जो हमारे अर्जेंट नीड की चीज हो गई उन पे कैसे पैसा स्पेंड करना है वो रहेगा। A 5-year plan have an advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy। अब देखो 5-year plan का क्या फायदा है, गवर्नमेंट 5 सालों के लिए क्या करेगी? पैसा इन्वेस्ट करेगी, यानी फ्यूचर को देख के करेगी। तो ये क्या है हमारे लिए? एक एडवांटेज है। The draft of the first 5-year plan and then the actual plan documentation released in December 1951। यानी ड्राफ्ट और जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है कब रिलीज होगा हमारा? पहला 5-year प्लान का दिसंबर 1951 में। इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन कंट्री, जिस कारण से लोगों के बीच क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है कि लोग देखना चाहते हैं 5-year प्लान है क्या। People from all walks of life, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmer, politician, etc. discuss and debated the document extensively। अब देखो नया चीज़ है तो जितने भी लोग हैं देश में, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो पॉलिटिकल लीडर हो गए, या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कोई कॉमन मैन है, वो क्या कर रहा है? सब इसके बारे में पढ़ रहा है, इसके बारे में एक दूसरे से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक नया चीज़ है ये 5-year प्लान देश में जो लाया जा रहा है। The excitement with the planning reached its peak with the launching of the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961। अब देखो ये एक्साइटमेंट अपने पीक पर कब पहुंचेगा? जो सेकंड 5-year प्लान आता है। तो सेकंड 5-year प्लान कब आएगा? 5 साल बाद। पहला 51 में आया, तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद अब कब आएगा? 56 में, 1956। और फिर क्या बोला जा रहा है, कब तक बचेगा जो लोगों के बीच एक्साइटमेंट रहता है? थर्ड 5-year प्लान तक। यानी थर्ड 5-year प्लान कब आएगा? 1961, 5 साल बाद। The fourth 5-year plan was due to start in 1966, but by this time the novelty of planning has declined considerably, and moreover India was facing a acute economic crisis. The government decided to take a plan holiday, though many criticism emerged as both about the process and priorities of this plan. The foundation of the India economic development was primarily in place by then। अब देखो यहाँ पे तीसरा 1961 में आया है, तो चौथा कब आना चाहिए? 1966 में। पर यहाँ पे देखो उस समय क्या होता है
गवर्नमेंट चौथा 5 ईयर प्लान को 1966 में नहीं लाती है। 1966 से मैं इसमें नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 66, 67, 68 और 69, इन चारों में क्या आएगा हमारा एक सिर्फ एक ईयर का प्लान आएगा, बजट आएगा, 4 साल गैप रहेगा। उसके बाद जो हमारा चौथा 5 ईयर प्लान आएगा फाइनली आएगा 1969 में। गवर्नमेंट ब्रेक इसलिए लेती है क्योंकि इस समय देश दो लड़ाई लड़ लेगा, एक तुमको पाकिस्तान से 1965 में और एक तुमको चाइना से 1962 में। तो गवर्नमेंट अचानक से देश आजाद हो रखा है और दो लड़ाई लड़ लिया, जिस कारण से जो इकोनॉमी का जो प्लानिंग कमीशन में जो हम लोग सोच रखे थे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा तो वॉर में खत्म हो गया। तब गवर्नमेंट सोच रही है कि 5 ईयर प्लान लाके क्या फायदा जब हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो यही बताया गया है, जिस कारण से क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी लोग करता है और उसके बाद लोग के भी जो इंटरेस्ट रहता है वो भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे डिटेल बता रखा है क्या है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें क्या क्या है। तो कब आ रखा है 1951, कब तक रहेगा 1956। सॉट टू गेट द कंट्री इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, किस लिए लाया गया था कि जो देश में जो गरीबी है उसको हम लोग उससे हमको क्या करना है, उसको बाहर लेके आना है गरीबी से। अभी भी नहीं आ पाए हैं। Kane Raj, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as the fast rate of development might endanger democracy। अब देखो एक यहाँ पे आदमी, इनका नाम है, क्या नाम है, केन राज। वो यंग इकोनॉमिस्ट है। वो क्या करते हैं, इस 5 ईयर प्लान को मतलब बनाने में उनका भी रोल रहता है, मतलब ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया पहले क्या चूज करना चाहिए, फर्स्ट 2 डेकेड में क्या रहेगा, यानी पहले 20 सालों के लिए हमारा प्लान मतलब डेवलपमेंट का थोड़ा स्लो होना चाहिए। इनका सोच है क्यों, अगर ऐसा, क्योंकि इनका क्या नाम है कि अगर फास्ट रहेगा तो हम लोग को जो डेमोक्रेसी पे खतरा है मतलब उससे पड़ सकता है। बताएंगे कैसे, ये इनका ऐसा सोच रहता है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस मेनली द एग्रीरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम एंड इरिगेशन। अब देखो जो पहला 5 ईयर प्लान रहता है उसका मेन फोकस कहाँ रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी डैम बनाना है और जो हमारा क्या है जो पानी का जो सुविधा मतलब खेतों तक पहुंचाना है उस पे ध्यान है ज़्यादा, पानी पे। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाई पार्टीशन एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। जब हमारे देश का बंटवारा होता है तो सबसे ज़्यादा इससे मतलब दिक्कत किसको होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को होता है, जिस कारण से उस पर अर्जेंट हमको अटेंशन देना पड़ता है। ह्यूज एलोकेशन वाज मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नागल डैम। द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज अ प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब देखो जिस कारण से क्या होता है, हम लोग एक भाखरा नागल डैम को हम लोग बनाने का प्रपोजल क्रिएट करते हैं लोग, शायद सतलुज रिवर पे बनाए भाखरा नागल डैम, मे भी कंफर्म नहीं हो पर 99% तो शायद वही है। उसके बाद क्या है कि जो साथ में जो प्लान रहता है उसका ध्यान रहता है किस पे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, जो आगे चल के सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लो किसी के पास ज़मीन है, वो अपना ज़मीन देना चाहेगा, किसी के पास ज़्यादा है तो नहीं देना चाहेगा, पर गवर्नमेंट को तो लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट को सबके लिए, सबके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको लेना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती भी रहती है, जिस कारण से हमारा जो मेन एग्रीकल्चर ग्रोथ मतलब होना चाहिए था उस वे में हम लोग नहीं मतलब काम कर पाते हैं। इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्री डेवलपमेंट। तो वही प्लानिंग कमीशन बता रखा है, लैंड रिफॉर्म करना होगा। मान लो किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लैंड रिफॉर्म करेंगे लोग, जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर जिसके पास नहीं है उसको देंगे लोग। One of the basic aim of the planner was to raise the level of national income, which could be possible only if the people save more money than they spend। अब देखो पहला क्या है यहाँ पे, मतलब जो मेन यहाँ पे एम था जो प्लानिंग कमीशन के लोग थे उनका, कि जो यहाँ पे लोग हैं उनका क्या करना है, देश के नेशनल इनकम को हमको बढ़ाना है। तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे वही बताया गया है कि जब तक लोग पैसा बचाएंगे नहीं, अपने जो लोग खर्च करते हैं पैसा वो खर्च थोड़ा कम करेंगे और जब तक बचाएंगे नहीं। पर दिक्कत यह है कि लोग उस समय कमा ही कम रहे थे, तो उनके पास पैसा ही नहीं था, तो जितना पैसा था उनको पूरा खर्च कर देना पड़ता था। तो लोग पैसा बचाते तो बचाते कैसे, ये हमको कठिनाई देखने को मिलेगा। As the basic level of spending was very low in 1950, it could not be reduced anymore, so the planner sought to push saving up. That was also difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people। Same वही बोल रहा है कि लोग के पास पहली बात तो पैसा नहीं है, और तो जो पैसा जो उनको मिल रहा है वो क्या करेंगे, वो तो उनको स्पेंड करना ही पड़ेगा, जिस कारण से बहुत ज़्यादा लो स्पेंड भी है, क्योंकि पैसा ही लोग के पास नहीं है, तो उसमें से लोग पैसा बचाएंगे कैसे।
This was too difficult as the capital stock in the country was rather low compared to the total number of employed people. Nevertheless, people saving did rise in the first phase of the plan process until the end of the third 5 year, but the rise was not as spectacular as what expected at the beginning of the first plan. अब देखो फिर भी क्या होता है, लोग मतलब जो लोगों का सेविंग होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. कब तक इंक्रीज होगा, वो थर्ड 5 ईयर प्लान तक. पर जितना सोचा गया था लोग जो प्लानर थे उनके द्वारा, उतना वो उस लेवल से वो पैसा नहीं सेव होता है. Later, from early 1960 till the early 70, the proportion of saving in the country actually dropped consistently. मतलब आगे चल के जो 60 से लेकर 70 तक का पीरियड होता है उसमें क्या होता है, पहले डेकेड में लोग जो पैसा बचाते हैं मतलब ज़्यादा बचाते हैं, आगे चलकर वो क्या हो जाता है, सेविंग और कम हो जाता है. अब देखो यहाँ पे क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. The second 5 year plan stress on a heavy industry. It was drafted by a team of economists and planner under leadership of PC Mahalanobis. If the first plan had preached patience, the second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible direction. देखो तो क्या बोला जा रहा है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस पे ज़्यादा, उसका ध्यान किस पे ज़्यादा था, हेवी इंडस्ट्री पे. यानी हमको क्या करना है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो हमको क्या लगाना है. किसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट थे, और किसके लीडरशिप में, नाम इंपॉर्टेंट है, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी मालनोबिस. तो ये क्या करते हैं, अगर मान लो इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमको पेशेंस यानी मतलब धैर्य रखना सिखाता है, तो सेकंड क्या सिखाता है कि नहीं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको लेकर आना पड़ेगा ताकि हमारा कंट्री देश जो है क्या करे, ग्रोथ कर पाए. Before this plan was finalized, the Congress at its session held in Awadhi near then Madras city passed an important resolution. It declared that socialist pattern of society was its goal. Thus, this was reflected in the second plan. The government imposed substantial tariff on imports in order to protect domestic industries. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जब तक प्लान 5 ईयर प्लान फाइनलाइज हो पाता उससे पहले क्या करती है, कांग्रेस का एक सेशन होगा, कहाँ पे होगा, अवादी एरिया है, कहाँ पे, मद्रास सिटी, प्रेजेंट डे चेन्नई के पास में. वहाँ पे एक रिजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी क्या पास करेगी कि हमारा जो देश का प्लान है क्या रहेगा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी रहेगा. सोशलिस्ट यानी वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब लोगों के भलाई के लिए. तो जैसे ही जो ये प्लान में पहले सोचा गया था इनके टीम के द्वारा कि हम लोग जल्दी जल्दी स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, अब वो क्या हो जाएगा, धड़ल्ले से वो आइडिया बदल जाएगा, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डिफर कर दिए उससे. तो आगे चल के जो 5 ईयर प्लान, जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो फाइनलाइज होगा उसमें क्या रहेगा, जैसा कांग्रेस सोची रहती है वैसा ही इसमें किया जाएगा. तो देखो उस 5 ईयर प्लान में क्या रहेगा, कांग्रेस आगे चलकर मतलब जो गवर्नमेंट है क्या करेगी, आगे चलकर यहाँ पे जो हमारे देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको बचाने के लिए क्या कर देती है, जो टैरिफ इंपोज कर देगी. क्या करेगी, जो आप लोग बाहर से सामान मंगाते थे, मतलब जो बाहर से सामान यहाँ पे आता था उस पर क्या कर देगी, टैरिफ इंपोज कर देगी. यानी बाहर का सामान महंगा हो गया, तो अगर बाहर के सामान पे टैरिफ लगा देंगे तो महंगा हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ का कोई भी लोग खरीदना चाहेगा, उसे नहीं खरीदना चाहेगा, तो उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ की इकोनॉमी को बचाने के लिए. सेम जो अभी ट्रम्प कर रहा है, मतलब टैरिफ इंपोज कर रहा है, सेम उसी टाइप का समझ लो. Such protected environment help both public and private sector industry to growth as saving and investment are growing in this period. A bulk of this industry like electricity, railway, steel, machineries and communication could be developed in public sector. Indeed, such a push for industrialization mark a turning point in India development. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इससे क्या होगा कि भारत का जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा. क्यों, क्योंकि लोग यहीं से जो भी यहीं का जो बना हुआ चीज़ है वो खरीदेंगे, तो उससे ग्रो हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, आगे चलकर लोग का उस समय सेविंग भी बढ़ रहा है, और आगे ये कुछ इंडस्ट्री हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवे हो गया, स्टील, मशीनरी और कम्युनिकेशन क्या हो गए, ये क्या हो जाएंगे, ये पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री थे, यानी इस पे कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था. तो ये इंडस्ट्री क्या होते हैं, ये मतलब डेवलप भी होते हैं.
अब देखो उन्हीं के बारे में बताया गया है जो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान के जो मेन हेड थे, क्या नाम है इनका, पीसी महलनोबिस। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1893। कब तक जिंदा रहेंगे, 1972। क्या है, साइंटिस्ट है और स्टैटिस्टिशियन है ऑफ इंटरनेशनल रेप्यू, फाउंडर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के फाउंडर कौन है, ये है, कब फाउंड हुआ था, 1931 में। सीयूटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, तो ये हैं और फाउंड 1931 में हुआ है। आर्किटेक्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान के, सपोर्ट किस चीज़ का करते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का जो रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होना चाहिए किसमें, जो देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस चीज़ में। In however, it has problem as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology from global market. अब देखो जो यहाँ पे बताया गया है चीज़, क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट पे टैरिफ इम्पोज कर देती है, पर उससे क्या है, गवर्नमेंट को दिक्कत भी है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, तो भारत के पास जो भी पैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको स्पेंड करना पड़ रहा है, जो भी डॉलर मतलब देश को मिल रहा है वो क्या करना पड़ रहा है, मतलब बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदने में इसमें स्पेंड कर देना पड़ रहा है। This apart, and industry attracted more investment than agriculture. The possibility of food shortage loomed large. The Indian planner could balancing industry and agriculture really difficult. The third plan was not significantly different from the second. अब वो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा इंडस्ट्री था वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब अट्रैक्ट कर सकता था, मतलब कि एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में यहाँ पे बोला गया है। फिर क्या बोला गया है कि और जो फूड शॉर्टेज होता है वो चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते थे, दूर कर सकते थे, अगर एग्रीकल्चर पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्या हम लोग ध्यान देते। उसके बाद क्या बोला जाता है, बताया जाता है जो तुम्हारा थर्ड 5 ईयर प्लान होता है वो कैसा रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है, जैसा सेकंड 5 ईयर प्लान है वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही रहता है, इसलिए कुछ अलग से हमको पढ़ने का इसमें नहीं दे रखा है। फिर है कि critics pointed out that the planned strategy from this time around displayed an unmistakable urban bias. अब देखो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो क्रिटिक्स थे जो 5 ईयर प्लान के, उसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो शहरी लोग हैं उनके लिए एक अलग से ही मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था एज कम्पेयर टू रूरल पीपल। अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर, और कुछ लोग का क्या मानना है कि इंडस्ट्री पे ज़्यादा हम लोग ध्यान दे दिए एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। उनका क्या नाम था, एग्रीकल्चर को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिए रहते तो उस समय जो फूड का शॉर्टेज हुआ था वो नहीं होता। देयर वॉज ऑल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री रेदर देन हेवी वंस, और कुछ वैसे भी लोग थे वहाँ पे जो चाहते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री आए। अब देखो वो कैसा इंडस्ट्री, जैसे बिहार में मखाना होता है, मखाना खाई लो, तो मखाना तो मेन वहीं से होता है, हम ही लोग के एरिया से, बिहार से, तो उसका वहाँ पे एक बड़ा सा इंडस्ट्री है। तो वहीं का नाम था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी मतलब इंडस्ट्री काम का है जो लगना चाहिए उस पर लगाना चाहिए था, किसके जो हेवी इंडस्ट्री लगाए थे, यानी जो हम लोग आयरन और ये सब का इंडस्ट्री लगाए थे उस सेक्टर में ना जाके हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्री लगाते तो हमको क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे किसका क्या नाम है, मतलब लोग बिलीव करते हैं और जो क्रिटिक्स हैं उनका ऐसा कहनाम है। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। और कुछ वैसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को देख ले रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ देख लेते हैं लोग, कुछ वैसा, हाँ ये देखो, तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, चरण सिंह ये क्या है, फार्मर है, ये आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं कब, 79 में, 1979 में। इनका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह। इनको आगे चल के भारत रत्न भी शायद 2024 में मतलब जो अभी करेंट गवर्नमेंट है वो देती है। फिर ये क्या है, पीसी महलनोबिस, ये क्या है, यहाँ पे ये किसके सपोर्ट में रहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। उसके बाद कौन है यहाँ पे, बिहार फेमाइन किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे फार्मर। फिर यहाँ पे वर्गीस कुरियन कौन है, जो मिल्क कॉर्पोरेटिव, यानी यहाँ पे जो व्हाइट रेवोल्यूशन का किसी को क्रेडिट दिया जाता है अमूल इंडस्ट्री के बारे में, मतलब पहले अमूल कॉर्पोरेटिव के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब 9th-10th में पढ़ाया गया अच्छे से। तो उसके जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में किसको बोला जाता है, वर्गीस कुरियन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, बाकी क्वेश्चन आंसर है वैसा कुछ है नहीं, चैप्टर जो पढ़ लिया उसको अच्छे से समझ आ जाएगा।
इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।